जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11। ठीक है, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। इस पार्ट में हम लोग हम लोग का पार्ट 1 है और इस पार्ट में हम लोग मानव नेत्र पर चर्चा करेंगे और इसके अगले वाले पार्ट में प्रिज्म पर बात की जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ये आपका बेस्ट नोट है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र क्या है। ठीक है, तो मानव नेत्र ईश्वर द्वारा प्रदान एक अमूल्य अंग है। इसके द्वारा हम संसार की प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन मानव नेत्र के बारे में बताया गया है कि मानव नेत्र एक अमूल्य अंग है। ठीक है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और मानव नेत्र द्वारा, इसी नेत्र के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं, तो प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र की संरचना कैसी है, मानव नेत्र बना कैसे है। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र एक गोला होता है। मानव नेत्र एक क्या है, गोला है। ठीक है, और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, सभी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे बाहर वाले गोले को, जो सबसे बाहरी गोला होता है, ठीक है, इसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, नेत्र का जो सबसे बाहरी गोला होता है इसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, और यह कैसा होता है, तो यह दृढ़ और श्वेत अपारदर्शी होता है। ठीक है, और दृढ़ पटल के जस्ट नीचे एक पतली सी झिल्ली होती है काले रंग की। इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कोरोइड। ठीक है, दृढ़ पटल के नीचे जो एक झिल्ली होती है उसे कोरोइड कहते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे जो होता है, सबसे नीचे वाला भाग मानव नेत्र का, सबसे नीचे एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग कहते हैं रेटिना। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना, ये आपका रेटिना है, सबसे अंदर वाला भाग। ठीक है, और इसी रेटिना पर, रेटिना के मध्य बिंदु पर एक पीला सा बिंदु होता है जिसे पित्त बिंदु कहा जाता है। ठीक है, रेटिना के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे होता है आपका पीला सा एक बिंदु होता है जिसे पित्त बिंदु कहते हैं। ठीक है, और देखिए रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। और सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पित्त बिंदु पर बनता है। ठीक है, और देखिए जहाँ से प्रकाश सिराएं, ये आपका प्रकाश जहाँ से रेटिना को छेद के, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से प्रकाश जो है रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है यहाँ से। ठीक है, तो इस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु या आंध बिंदु। ठीक है, ये तो देखिए आपका इस साइड हो गया। अब आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे आगे जो उभरा हुआ भाग होता है, नेत्र के सामने का भाग जो उभरा हुआ होता है, इसे बोलते हैं कॉर्निया। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और प्रकाश इसी कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होता है। ठीक है, ये आपका जो कॉर्निया के पीछे है, दोनों ऊपर और नीचे, ये अपारदर्शी झिल्ली होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, और आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को कहते हैं नेत्र तारा या पुतली। इस छोटे से छिद्र को क्या कहेंगे, नेत्र तारा या पुतली। ठीक है, और आइरिस के पीछे एक लेंस होता है। आइरिस के पीछे क्या होता है, आइरिस के पीछे एक ये लेंस होता है जिसे कहते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, इस लेंस को क्या कहते हैं, तो नेत्र लेंस। ठीक है, और यह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, और देखिए कॉर्निया के पीछे और आइरिस के बीच में, यानी कॉर्निया और आइरिस के बीच में, ठीक है, एक जलीय द्रव होता है, नमकीन जलीय द्रव होता है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके दिखाया गया है जो, ठीक है। यहाँ पे कॉर्निया और आइरिस के बीच में जलीय द्रव होता है, ठीक है, जो नमकीन होता है, इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.336, ठीक है। और नेत्र में यहाँ पे जो है बीच में जो द्रव है, ठीक है, इसे कांच द्रव कहते हैं, ठीक है। यानी रेटिना के अंदर, या ये कहें कि नेत्र लेंस के पीछे एक द्रव होता है, जिसे नेत्र लेंस के पीछे एक द्रव होता है, ये जितना द्रव भरा हुआ है इसको कहते हैं कांच द्रव, ठीक है। और इसका भी अपवर्तनांक होता है, इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.336, ठीक है। तो ये आपके सभी पॉइंट हैं जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पित्त बिंदु, ठीक है। आपको याद रखना है कि पित्त बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दूसरा है आपका रेटिना। दूसरा पॉइंट क्या होगा? रेटिना, ठीक है। इसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये याद रखना है कि लेंस जो होता है इसमें, नेत्र लेंस, वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और कोरोइड क्या करता है? तो कोरोइड यानी जो यहाँ पे दृढ़ पटल के नीचे काले रंग का अपारदर्शी झिल्ली है, जिसे कोरोइड कहते हैं, यह प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है, ठीक है। और फिर आपको विशेष ध्यान रखना है नेत्र तारा या पुतली के बारे में। इसकी एक विशेषता यह होती है कि यह छोटी और बड़ी होती रहती है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति के अनुसार, ठीक है। यानी यह प्रकाश का नियंत्रण करती है, या प्रकाश की सीमित मात्रा को ही नेत्र के अंदर प्रवेश करने देती है, ठीक है। प्रकाश के सीमित मात्रा को ही पुतली नेत्र में प्रवेश करने देती है, ठीक है। यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रकाश पुतली से जा सकता है। अगर अधिक प्रकाश होगा तो ये स्वतः सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी, और अगर कम प्रकाश होगा तो यह स्वतः फैल के बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इनको पॉइंट वाइज करके लिखा भी गया है, एक बार उसे भी देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है आपका दृढ़ पटल। तो नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का कॉर्निया। तो गोले का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। नेत्र के गोले का जो सामने का उभरा हुआ भाग होता है, जो पारदर्शी होता है, यानी जिसमें से प्रकाश होकर निकल सकती है, उसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आइरिस, ठीक है। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक क्या होता है? रंगीन अपारदर्शी झिल्ली, ठीक है। इस पर्दे को ही आइरिस कहा जाता है, ठीक है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। यह प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है, ठीक है। यहाँ से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। यह को यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। यह को यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ प्रकाश की सीमित मात्रा, यहाँ से प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हम लोगों का नेत्र लेंस। तो आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, ठीक है। नेत्र लेंस कहाँ होता है? तो आइरिस के ठीक पीछे होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। नेत्र लेंस में क्या होती है? तो नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता होती है, ठीक है। छठवां पॉइंट है जलीय द्रव।
कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी पॉइंट दोस्तों हम आप लोगों को फिगर में ही समझाए हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट है कोरोइड या रक्त पटल। ठीक है, तो दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है, कोरोइड क्या करती है? प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट है हम लोगों का रेटिना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे विशेष तौर से अच्छे से याद रखेंगे। कोरोइड के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। इसी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पित्त बिंदु। 9वां पॉइंट है हम लोगों का पित्त बिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसे पित्त बिंदु कहते हैं। यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। यानी जो प्रतिबिंब आपका पित्त बिंदु पर बनेगा वह सबसे अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, 10वां पॉइंट है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? तो जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कांच द्रव। तो नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 11 पॉइंट थे। सबको अच्छे से लिख दिया गया है और आपको फिगर में समझा भी दिए हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये नेत्र की संरचना के बारे में कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी और समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो नेत्र लेंस से रेटिना तक की जो दूरी होती है वही आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी को कम करने की क्षमता होती है। इस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी को कम करने की क्षमता होती है। ठीक है, और इसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला है सामान्य अथवा स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु नेत्र से 25 सेमी दूर होता है तथा दूर बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो निकट बिंदु नेत्र से 25 सेमी की दूरी पर होता है और अनंत पर आपका दूर बिंदु होता है। यानी दूर बिंदु आपका अनंत पर है और निकट बिंदु 25 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेमी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि हमारे नेत्र की रेटिना में 2 प्रकार की सेल हैं। हमारे नेत्र की रेटिना में कितने प्रकार की सेल हैं? 2 प्रकार की। पहला है आपका दंडाकार सेल और दूसरा है शंक्वाकार सेल। दंडाकार सेल जो है यह प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही है। ठीक है, यानी यह प्रकाश की तीव्रता को बताता है। ठीक है, और शंक्वाकार सेल जो है यह प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है मधुमक्खी की आँख में एक अन्य प्रकार की शंक्वाकार सेल होती है जो पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, जिन्हें व्यक्ति
नहीं देख सकता। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे 5 नंबर। 5वां पॉइंट क्या कहता है? मुर्गे की आँख में दंडाकार सेल बहुत कम होता है। यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है। ठीक है, यानी मुर्गे को रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और जैसे ही सुबह होता है प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। भोर में ही मुर्गे को क्या होने लगता है? थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसके कारण मुर्गा रोज सुबह को बोलता है। ठीक है, और 6वां पॉइंट है, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 150 अंश होता है तथा दोनों नेत्रों को, ठीक है, दोनों नेत्रों को मिला देंगे तो दोनों नेत्रों का विस्तार 180 अंश होता है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष मतलब नेत्र में होने वाले दोष। ठीक है, तो नेत्र में सामान्यतः 2 मुख्य दोष हो सकते हैं। ठीक है, यानी नेत्र से संबंधित आपके नेत्र में 2 दोष हो सकते हैं। कौन सा? तो एक है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो चलिए इन्हें समझते हैं। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसको कैसे आप याद रखेंगे कि जहाँ का दोष है वहाँ तो वस्तु दिखाई देती है, यानी निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत से खसक कर क्या हो जाता है? ठीक है, कम दूरी पर आ जाता है। ठीक है, यानी दूर बिंदु जो अनंत पे होता था अब अनंत से कुछ पहले ही दूर बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। ठीक है, अगर नेत्र लेंस की क्या बढ़ जाए भाई? तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, और अगर वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाएगा तब भी आपका निकट दृष्टि दोष हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका फिगर है, इसमें आपका क्या हो रहा है? नेत्र से यहाँ से रेटिना तक की दूरी फोकस दूरी है। ठीक है, तो अगर फोकस दूरी कम हो जाए तो रेटिना से पहले ही प्रकाश किरण को क्या कर देगा? काट देगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले ही किरणें क्या कर देती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देती हैं। ठीक है, तो देखिए अगर रेटिना से पहले ही काट देगा तो प्रतिबिंब जहाँ पे काटेगा वहीं पे बनेगा, यानी रेटिना से पहले ही बनेगा। तो रेटिना से पहले बनेगा तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण था कि इसके गोले का क्या हो जाए? व्यास बढ़ जाए। तो गोले का व्यास बढ़ने के कारण से भी आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका निवारण देखेंगे। निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का। देखिए यहाँ पे अवतल लेंस क्या करता है? तो यहाँ पे देखिए अनंत से आती हुई किरण, अगर आप व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, उचित फोकस दूरी का होना चाहिए, तो देखिए अवतल लेंस थोड़ा सा इस किरण को क्या कर देगा? ऊपर की तरफ फैला देगा। ठीक है, और तब ये नेत्र लेंस से होकर रेटिना पर फोकस होगी। ठीक है, और जब रेटिना पर फोकस होगी तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। अब हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष या इसी का दूसरा नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, तो इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है
परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ का दोष है वहाँ वस्तु दिखाई देगी, यानी दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आगे देखेंगे। इस दोष में निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। इस दोष में निकट बिंदु क्या हो जाता है, तो 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसका क्या कारण है, ठीक है, इसके क्या कारण है, तो इस दोष के भी दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए जो निकट दृष्टि दोष का कारण था जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, अगर आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। उसमें क्या होता था भाई, उसमें वक्रता बढ़ती थी, फोकस दूरी कम होती थी। यहाँ पे उल्टा है, नेत्र की वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, और दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या था कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए जस्ट एकदम उल्टा है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है कि देखिए 25 सेमी की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, कितनी दूरी पर, 25 सेमी की दूरी पर, तो जो वो नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना की तरफ जाएगा तो रेटिना के पीछे काटेगा। कहाँ काटेगा, रेटिना के पीछे। और अनंत से भी आएगा तो वह नेत्र से अपवर्तित होकर नेत्र लेंस से रेटिना के पीछे काटेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र लेंस से किरणें अपवर्तित होकर कहाँ काटती हैं, तो रेटिना के पीछे। ठीक है, इस कंडीशन में अनंत से जो किरणें आती हैं इसको नेत्र अपनी समंजन क्षमता लगाकर तो रेटिना पर प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन इस दूसरे वाले कंडीशन में ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे कर सकते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होगा, तो उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस जब आप लगा देंगे नेत्र के सामने चश्मे में तो क्या होगा भाई, ये थोड़ा सा जो किरण जाएगी 25 सेमी के दूर से तो उसको हल्का सा झुका देगा नीचे की तरफ। ठीक है, और जब नेत्र लेंस से अपवर्तित होगा तो थोड़ा और झुका देगा, यानी इसको रेटिना पर फोकस कर देगा। ठीक है, और तब वस्तु आपको क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।